हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे जेई मेंस का पेपर 2023 का जो 25 ऑफ द जनवरी हुआ था सेकंड शिफ्ट में। हम बात कर रहे हैं 25 जनवरी सेकंड शिफ्ट की। तो कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जिसे आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे दिया गया है, इफ H plus ion concentration is increased by a factor of 1000, then pH of solution will, यानी कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को अगर हम 1000 से बढ़ाते हैं तो पीएच में क्या बदलाव आएगा। अब आपको यहाँ पे सिंपली पीएच की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, याद रखें। सो व्हाट इज पीएच? सो पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 of hydrogen ion concentration expressed in molarities। अब यहाँ पे दिया गया है कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को 1000 से बढ़ा रहे हम। अब 1000 से अगर आप बढ़ाते हो तो पीएच में क्या आप बदलाव देखोगे? 1000 का मतलब होता है 10 टू द पावर 3। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो। सो पीएच विल बी इक्वल टू नेगेटिव लॉग बेस 10 10 टू द पावर 3। 10 टू द पावर 3 का मतलब होता है 1000। अब इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे यू विल कम टू नो ये ए टू द पावर एन, जिसको लॉग करने के बाद एन लॉग ए होगा। सो -3 लॉग ऑफ 10 यानी -3। तो सीधा मतलब इसका ये होगा कि जब आप हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन 1000 से आप बढ़ाते हो यानी बाय फैक्टर ऑफ 1000, तो डेफिनेटली पीएच विल डिक्रीज बाय 3। सो इस चीज का आंसर आना चाहिए डिक्रीज बाय 3। पीएच डिक्रीज होना मतलब सॉल्यूशन और भी ज्यादा एसिडिक होना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर्स। अब यहाँ पे हमें चार एलिमेंट्स दिए गए हैं, सिलिकॉन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम। अब देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर, याद रखें एखादा एलिमेंट जिसमें मेटालिक कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा है तो ये पाया गया है कि उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एकदम छोटा होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि रिएक्टिव एलिमेंट्स आर हैविंग लो वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसलिए पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स के लिस्ट में अल्कली मेटल्स आते हैं। नेक्स्ट टू अल्कली मेटल्स अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हो पोटेशियम इज अल्कली मेटल, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे छोटा होगा इन एलिमेंट्स में से, दैट्स व्हाई इट हैपेंस टू बी मोर मेटालिक। इसके बाद मैग्नीशियम और बेरिलियम दोनों भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, लेकिन याद रखो मैग्नीशियम इज प्लेस्ड बिलो बेरिलियम। इसका सीधा मतलब ये होता है कि मैग्नीशियम में मेटालिक कैरेक्टर्स बेरिलियम के मुकाबले ज्यादा है, इसलिए नंबर 2 पे मैग्नीशियम आएगा, मैग्नीशियम के बाद बेरिलियम, और सबसे कम मेटालिक कैरेक्टर्स आएंगे सिलिकॉन के अंदर। हम बोल सकते हैं सिलिकॉन सेमी मेटल है, यानी मेटलॉइड की सूची में ये आता है। सो ऑर्डर शुड बी लाइक दिस एंड इट इज एविडेंट फ्रॉम द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें क्या बोला गया है, लेट्स सी विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टू चिरल सेंटर्स। चिरल सेंटर का मतलब होता है असिमेट्रिक कार्बन एटम, यानी यहाँ पे चार कंपाउंड्स दिए गए हैं। इन चार कंपाउंड में से हमें ऐसा कंपाउंड ढूंढ निकालना है जिसमें दो दो चिरल सेंटर्स हो। सबसे पहले बात करते हैं चिरल सेंटर की। चिरल सेंटर बोले तो ऐसा कार्बन जिसको चार अलग अलग ग्रुप से एटम्स कनेक्टेड है। मान के चलो ए बी सी डी आर द फोर डिफरेंट ग्रुप्स आर एटम्स। इफ फोर different groups or atoms are attached to the carbon, then that carbon is said to be chiral center and it is indicated by asterisk.
अब हमें इस केस में सभी के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने होंगे। सो सबसे पहले हम पहले कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, 2 ब्रोमो 3 ड्यूटेरो ब्यूटेन। अब इसको देखो किस प्रकार से आप ड्रॉ कर सकते हो। 2 ब्रोमो, उसके बाद 3 ड्यूटेरो यानी ड्यूटेरियम जो हेवी हाइड्रोजन है, विच इज वन ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ब्यूटेन। So this should be the structure of 2 bromo 3 deutero butane. अब यहाँ पे आप देख सकते हो, as far as this carbon is concerned, it is chiral center. Why? Because 4 different atoms or groups are connected. देखिए ब्रोमीन, मिथिल, हाइड्रोजन और ये पूरा एक ग्रुप हो गया। अब बात करेंगे इस कार्बन की। ये वाला कार्बन भी असिमेट्रिक कार्बन यानी चिरल सेंटर है। देखिए कैसे, मिथिल, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन यानी ऑर्डिनरी हाइड्रोजन जिसे हम कहेंगे प्रोटियम, और ये वाला पूरा ग्रुप। सो इस प्रकार से ये ऐसा कंपाउंड है जिसमें दो दो चिरल सेंटर्स है। सो योर आंसर शुड बी 1। लेकिन साथ ही साथ आपको चेक करना चाहिए कि क्या बाकी इसमें दो दो चिरल सेंटर है। उसको आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद समझ पाओगे। जैसे सेकंड वाला 1 ब्रोमो 2 ड्यूटेरो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो, अब यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 4, 2 ड्यूटेरो, 2 ड्यूटेरो ब्यूटेन, ये वो वाला स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें आप देख सकते हैं इट कंसिस्ट ऑफ जस्ट वन चिरल सेंटर, वो बोले तो ये इसके पास दो चिरल सेंटर्स नहीं है। अब बात करेंगे तीसरे स्ट्रक्चर की, कंपाउंड नंबर 3। ये क्या है, 1 ब्रोमो 3 ड्यूटेरो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो, उसके बाद CH2 CH2 3 ड्यूटेरो ब्यूटेन। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज अ चिरल सेंटर, आई मीन इट कंसिस्ट ऑफ जस्ट वन चिरल सेंटर, इसके पास एक ही चिरल सेंटर है। अब चौथा वाला जो स्ट्रक्चर है इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं, 1 ब्रोमो 4 ड्यूटेरो ब्यूटेन यानी Br CH2 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 CH2D। सो इट कंसिस्ट ऑफ नो चिरल सेंटर्स यानी इसके पास चिरल सेंटर है ही नहीं। सो इन चार कंपाउंड में से ऐसा जिसके पास दो चिरल सेंटर्स है यानी असिमेट्रिक कार्बन एटम्स है, वो कंपाउंड बोले तो ऑप्शन नंबर 1। इस प्रकार के क्वेश्चंस आप बिना स्ट्रक्चर ड्रॉ किए निकाल यानी ये क्लिक नहीं कर सकते। इसलिए जब भी आपको असिमेट्रिक कार्बन एटम पूछा जाए तो सबसे पहले स्ट्रक्चर निकालने की आदत रखिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक असर्शन है, एक रीजन है। सबसे पहले असर्शन देखिए, कार्बन फॉर्म्स टू ऑक्साइड्स CO एंड CO2 वेयर CO इज न्यूट्रल व्हाइल CO2 इज एसिडिक। ये हमारा असर्शन है। अब रीजन देखिए, CO2 will combine with water to give carbonic acid and CO is soluble in water। अब सबसे पहले यहां हम देखते हैं असर्शन में, कार्बन फॉर्म टू टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स, वी नो वेरी वेल, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, where CO is neutral while CO2 is acidic। as it is, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल ऑक्साइड है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड है। अब रीजनिंग में क्या बताया गया, CO2 will combine with water to give carbonic acid। याद रखे, कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ H2CO3। H2CO3 बोले तो कार्बोनिक एसिड, इसका मतलब ये राइट है। एंड CO इज सोल्यूबल इन वाटर, दैट इज आल्सो फाइन। लेकिन एक चीज याद रखो, सोल्यूबिलिटी का और न्यूट्रलिटी का दूर दूर का संबंध नहीं है, लेना देना नहीं है। यानी कि ये दोनों चीजें राइट है, असर्शन और रीजन दोनों भी करेक्ट है, लेकिन जो रीजन दिया गया है दैट इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। सो आपको आंसर ये लिखना है कि बोथ आर करेक्ट, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, ये दोनों करेक्ट है, लेकिन बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेनेशन, इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। यानी ये जो चीज यहाँ पे दी गई है उसका इसको एक्सप्लेनेशन आप लोग नहीं मान सकते।
इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे चार एलिमेंट्स दिए हैं, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, रुबिडियम, यानी NaKLiRb। अब इसमें से हमें वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट ढूंढ निकालना है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली रिड्यूसिंग एजेंट करता क्या है। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो खुद का इजीली ऑक्सीडेशन कर सके। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां पे आपको ऐसा एलिमेंट चूज करना है जो कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन लूज करने में कंजूसी करे। अब ये कैसे आप पता करोगे? दैट इज एविडेंट फ्रॉम द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। याद रखें कि अच्छा जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लोएस्ट होता है, यानी कम से कम। तो इन एलिमेंट्स में से आपको ऐसा एलिमेंट ढूंढ निकालना है जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कंपैरेटिवली ज्यादा हो, यानी चारों में से जिस चीज का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा, ज्यादा होगा, वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो आपका आंसर इस लिहाज से आना चाहिए सोडियम, क्योंकि सोडियम हैज लो, आई मीन कंपैरेटिवली हाई, comparatively comparatively high स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। यानी इन चारों में से सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इस चीज का है। इसका मतलब ये होता है कि कंपैरेटिवली ये इलेक्ट्रॉन लूज करना कंजूसी करेगा, यानी इनको जब कंपेयर करोगे, दैट्स व्हाई एक्ट एज अ वीक रिड्यूसिंग एजेंट। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे दो लिस्ट दी गई है। लिस्ट नंबर 1 में अमीन्स के नाम है, जिसमें आप देखोगे पहला ए एनिलीन, बी इथेनामिन, सी एन इथिल इथेनामिन और डी है एन एन डाइथिल इथेनामिन। सबसे पहले तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इनके स्ट्रक्चर्स बना ले ताकि कंफ्यूजन ना हो। एनिलीन इज एरोमेटिक प्राइमरी अमीन, जिसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो। उसके बाद इथेनामिन बोले तो CH3CH2NH2। उसके बाद एन इथिल इथेनामिन बोले तो CH3CH2NH CH2CH3, ये सेकेंडरी अमीन है। और एन एन डाइथिल इथेनामिन इज नथिंग बट C2H5 बाई 2N CH2CH3, ये हो गया टर्शियरी अमीन। अब सबसे पहली बात, आपको करेक्ट पीकेबी ऑर्डर बताना है। जैसे इधर पीकेबी वैल्यूज दी गई है, उनको आपको जज करना है कि क्या वो अमीन के बेसिसिटी को सबसे पहले पहचानते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो अमीन्स आर बेसिक, वी ऑल नो वेरी वेल। और अमीन का बेसिक नेचर एक्सप्लेन करते समय हमने दो चीजों का ध्यान रखा था, एक इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा हाइड्रेशन। यानी कि अल्किल अमोनियम आयन का हाइड्रेशन जितना ज्यादा एक्सटेंट हो उतना स्टेबिलाईजेशन ज्यादा होगा अल्किल अमोनियम आयन का। याद रखें, अमीन और अल्किल अमोनियम आयन ये कॉन्जुगेटेड एसिड बेसिस है। कॉन्जुगेटेड एसिड जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी अमीन की बेसिसिटी ज्यादा होगी। तो उस हिसाब से सबसे पहली बात, हम इथिल अमीन्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो इथिल अमीन्स के लिहाज से, यानी जब आप दोनों को कंबाइनली देखते हो, यानी इंडक्टिव इफेक्ट अल्किल ग्रुप्स का जिसे हम प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं, और हाइड्रेशन, ये दोनों को देखने के बाद स्पेशली इथिल अमीन्स के लिए बेसिसिटी ऑर्डर क्या निकलता है? 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, बाद में अमोनिया और फिर एरोमेटिक अमीन्स। ये हमारा ऑर्डर बनता है बेसिसिटी ऑर्डर। अब यहाँ पे अमोनिया तो खैर छोड़ दो, अगर इसको छोड़ देते हो तो फिर ऑर्डर ये बनना चाहिए। तो अब अगर यही मिथिलामीन्स अगर होते तो मिथिलामीन्स में ऑर्डर 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री और उसके बाद एरोमेटिक अमीन्स ऐसा आया होता। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक स्ट्रेंथ के हिसाब से सबसे ज्यादा जो बेसिक अमीन होगा वो होगा ये सेकेंडरी अमीन, 2 डिग्री अमीन, यानी इसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए।
नंबर 1 पे ये आएगा। नंबर 2 टर्शरी अमीन, यानी ये। नंबर 3 प्राइमरी अमीन, यानी ये। और सबसे कम बेसिक होगा चौथे नंबर पे एनिलीन। एनिलीन में होता क्या है, लोन पेयर is in conjugation with 5 electrons of the ring, that's why lone pair is busy in resonance, इसलिए it is not readily available for donation, जिस वजह से aromatic amine की बेसिसिटी कम रिकॉर्ड होती है। अब यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान में रखना है कि ज्यादा बेसिक ये नंबर 1 यानी एन इथिल इथेनामिन, उसके बाद एन एन डाइथिल इथेनामिन, बाद में इथेनामिन और फिर एनिलिन। अब आपको साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि बेसिसिटी जितनी ज्यादा हो उतना पीकेबी वैल्यू कम होता है, यानी सबसे छोटा पीकेबी किसका होना चाहिए, इसका होना चाहिए। यानी आप लोगों का ऑर्डर कैसे होगा, पीकेबी के हिसाब से उल्टा, यानी C2H5/2NH, जिसको आप बोलेंगे क्या बोलते हैं उसको, एन इथिल इथेनामिन, जो ज्यादा बेसिक है, मतलब कि उसका पीकेबी सबसे छोटा। उसके बाद नंबर आएगा एन एन डाइथिल इथेनामिन, जो टर्शरी अमीन है, यानी इसका जो पीकेबी है इसके मुकाबले ज्यादा होगा। उसके बाद आएगा इथेनामिन, इथेनामिन, और उसके बाद आएगा एनिलीन, मतलब कि एनिलीन का पीकेबी सबसे बड़ा होगा। पीकेबी बड़ा है मतलब केबी छोटा है और बेसिसिटी कम है। तो दिस शुड बी द ऑर्डर फॉर पीकेबी वैल्यूज, और पीकेबी वैल्यू के लिए जो ऑर्डर निकलता है उसका एग्जैक्टली अपोजिट ऑर्डर होता है बेसिसिटी ऑर्डर। ऐसी बात है। तो इस किस्म के जब क्वेश्चंस आप डील करो तब याद रखना के बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेबी, क्योंकि पीकेबी का मतलब क्या होता है, निगेटिव लॉग बेस 10 केबी। इस वजह से जितना केबी बड़ा होगा उतना ही पीकेबी जो है वो छोटा होगा। टेक ए लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आप देखिए अगला क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट मैच। अब यहाँ पे सबसे पहला ए दिया हुआ है हेक्सेन 2 ONE, दैट इज 2 हेक्सेनॉन एंड 3 हेक्सेन। इसके सामने लिखा गया है पोजीशन आइसोमर्स। अब सबसे पहली बात ये याद रखो, आइसोमर्स बोले तो जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन अलग, उन्हें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहा जाना चाहिए। अब सबसे पहले हम बात करेंगे ए की। अब देखो यहाँ पे दोनों के आपको स्ट्रक्चर्स बनाने होंगे। 2 हेक्सेनॉन, 2 हेक्सेनॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, इट हैपेंस टू बी कीटोन, so 2 hexanon can be drawn in this manner, 1 2 3 4 5 6, ये आपका 2 हेक्सेनॉन बन गया। अब इसका मैच किसके साथ था, 3 हेक्सेनॉन के साथ। अब देखो 3 हेक्सेनॉन किस प्रकार से आप बना सकते हो, ये भी कीटोन है 3 हेक्सेनॉन, 1 2 3 4 5 6। अब इन दोनों को आप देखें तो स्वाभाविक है इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम आएगा, यानी दोनों आइसोमर है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब आगे बताया गया है पोजीशन आइसोमर। साहब आपको पता होना चाहिए कि पोजीशन आइसोमेरिज्म में होता क्या है। इन पोजीशन आइसोमेरिज्म टू आइसोमर्स डिफर इन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ पे आप देखो फंक्शनल ग्रुप सेम होगा डेफिनेटली, एक ही होमोलॉगस सीरीज के मेंबर्स होंगे। अब यहाँ आप देख सकते हो कीटोनिक ग्रुप की पोजीशन है 2 और इस केस में कीटोनिक ग्रुप की पोजीशन है 3। सीधा मतलब ये हुआ कि ये दोनों एक में के पोजीशन आइसोमर्स है। इसका मतलब पहला जो मैच हमें दिया गया है वो राइट है, ए इज करेक्ट। साथ ही साथ अब हमें देखना होगा कि क्या यहाँ पे बाकी के जो मैचेस दिए हैं वो राइट है या रॉन्ग है। अब जैसे दूसरे की बात करेंगे, पेंटेन 3 ONE यानी 3 पेंटेनॉन और 2 पेंटेनॉन, इनके सामने लिखा गया है फंक्शनल आइसोमर्स। अब याद रखें फंक्शनल आइसोमर्स बिलोंग टू डिफरेंट होमोलॉगस सीरीज, यानी दो अलग अलग होमोलॉगस सीरीज के मेंबर ही फंक्शनल आइसोमर्स हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो 3 पेंटेनॉन और 2 पेंटेनॉन दोनों भी कीटोन्स है, तो कीटोन कीटोन फंक्शनल आइसोमर नहीं हो सकता है, यानी ये इनकरेक्ट है। तीसरी बात, 2 पेंटीन और 1 पेंटीन, इसको मेटामर कहा गया है।
मेटामेरिज्म क्या चीज है? ये स्पेशल टाइप होता है पोजिशनल आइसोमेरिज्म का, where distribution of the carbon chain from either side of the functional group is different. तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो 2 पेंटीन और 1 पेंटीन, ये एक्चुअली पोजीशन आइसोमर्स है, लेकिन ये मेटामर्स नहीं है, इन्हें आप लोग मेटामर नहीं कह सकते। अब रही बात चौथे की, पेंटानोइक एसिड एंड हेक्सानोइक एसिड, पहली बात ये दोनों आइसोमर है ही नहीं। अब आगे में फंक्शनल आइसोमर लिखा गया है, तो इसका सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि पेंटानोइक एसिड में 5 कार्बन है, हेक्सानोइक एसिड में 6 कार्बन एटम्स है। तो डेफिनेटली इनके मॉलिक्यूलर फार्मूले जो है वो डिफर करेंगे, दैट्स व्हाई दिस टू आर नॉट फंक्शनल आइसोमर्स। अब करेक्ट मैच की अगर बात करें तो इसका आंसर आना चाहिए ए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इसमें क्या कहा गया है? क्लोराइड सॉल्ट ऑफ एम, एम एलिमेंट है जिसका क्लोराइड सॉल्ट, उसको हम ट्रीट कर रहे हैं, इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ AgNO3। सो एम एक एलिमेंट है जिसके क्लोराइड सॉल्ट को हम एक्सेस AgNO3 के साथ ट्रीट किए। ऐसा करने से आगे क्या हो रहा? इट फॉर्म्स कर्डली व्हाइट प्रेसिपिटेट ए, यानी एम एलिमेंट है, उसका क्लोराइड हमने लिया, सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट किया, एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट के साथ। ऐसा करने से हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला, उस प्रेसिपिटेट को नाम दिया गया है ए। आगे कहा गया है when A is treated with NH4OH, यानी जो प्रेसिपिटेट हमें मिला उसे NH4OH के साथ ट्रीट किए करने से हम लोगों को दूसरा सॉल्ट मिल रहा B, जो सोल्यूबल है। अब हमें A एंड B दोनों को पहचानना है। तो सबसे पहली बात ये याद रखो, कर्डली व्हाइट पीपीटी जब आती है तो अमूमन वो AgCl होता है, यानी एक्चुअल में होगा क्या कि जब क्लोराइड आयंस सिल्वर आयंस के कांटेक्ट में आए तब एक्चुअल में कंबाइन होके AgCl डिपॉजिट होगा। जैसे कोई भी M है, उसका क्लोराइड जब आप AgNO3 के साथ ट्रीट करोगे, ट्रीट करने से जो कर्ली व्हाइट पीपीटी आपको मिला, दैट इज लाइकली टू बी दिस AgCl, यानी AgCl आपका A होगा। अब हमें ढूंढना है दूसरे सॉल्ट को, यानी बी को। अब क्या कहा गया है यहाँ पे देखिए, NH4OH में आप इसको डालेंगे। अब आपको समझना होगा कि NH4OH है क्या चीज। इट इज कॉल्ड लीकर अमोनिया, यानी एक्चुअल में होता क्या है, when you dissolve NH3 in water then it lead to the formation of NH4OH, यानी अमोनिया को वाटर में जब डिसॉल्व करोगे तब आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा एंड इट इज कॉमनली कॉल्ड एज लीकर अमोनिया। अब जब आप AgCl को ट्रीट करते हो NH4OH के साथ, NH4OH के साथ ट्रीट कर रहे मतलब इनके साथ कर रहे हैं आप लोग, तो अमोनिया जो होता है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट होता है इसके साथ। इंटरेक्ट होने के बाद हम लोगों को कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स मिलता है, जिसे मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है ये सिंपली कटायन कैसे देगा, AgNH3/2 प्लस और Cl माइनस एज ए अनायन रिलीज होगा। तो दूसरा जो स्पेसीज आपका है वो ये होना चाहिए। अब जबकि यहाँ पे आयन के फॉर्म में दिखाया गया है, सो B शुड बी दिस। सो तुम्हारा A AgCl है और B ये है डायमीन सिल्वर 1, जिसे आप कह सकते हो इस आयन का नाम। सो योर आंसर शुड बी 1। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस छुड़ाना चाहिए। तो याद रखे, प्रेसिपिटेट्स के कलर्स याद रखो, जिससे आपको मदद मिलेगी इस प्रकार के क्वेश्चंस छुड़ाने में। नाउ टेक ए लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग अभी देखेंगे। सो फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम when K2Cr2O7 is used in acidic medium during titration is, यानी जब हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट को एसिडिक मीडियम में यूज करते हैं टाइट्रेशन के वक्त, तब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है?
अब हमें पता है कि एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट इज अ पोटेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब स्वाभाविक है वो खुद क्या बोलते हैं उसको रिड्यूस होगा, तो रिड्यूस होने के बाद फाइनली वो सेटल कहाँ होगा, यानी उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होने वाला है। ये हमारे पास चार ऑप्शंस है, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये हमें पता करना है। अब इसके लिए आपको एक चीज लर्न होना कि एसिडिक मीडियम में इसका बिहेवियर कैसे होगा। जैसे देखिए K2Cr2O7, इट वुड गेट आयोनाइज्ड प्रोड्यूसिंग पोटेशियम आयन एंड डाइक्रोमेट आयन। सो डाइक्रोमेट आयन को कैसे लिख सकते हैं, Cr2O7 2-। अब इसको आप लोग एसिडिक मीडियम में यूज कर रहे हैं, सो दिस कैन बी गिवन in this manner. So when you use potassium dichromate in acidic medium, K2Cr2O7 in acidic medium, then it would react in this manner. So ये जो सेटल होगा एज ए Cr3+ सेटल होगा। अब इसका सीधा मतलब ये होगा कि फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर जो क्रोमियम का होना चाहिए प्रोडक्ट के साइड में वो होता है +3। सो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ टेक ए लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे देखिए चार पॉलीमर्स दिए गए हैं। पहला नियोप्रीन, दूसरा एक्रोलीन, तीसरा एलडीपी, चौथा ग्लिप्टन। अब सबसे पहली बात ये याद रखो, नियोप्रीन जो है वो रबर है, सिंथेटिक रबर जो क्लोरोप्रीन से बना हुआ है। सो क्लोरोप्रीन का पॉलीमर होता है नियोप्रीन, और नियोप्रीन का यूज होता है गैस्केट्स में। सो इसका मैच लगेगा इसके साथ। अब दूसरी बात एक्रोलीन, एक्चुअली एक्रोलीन से आप एक्रिलोनाइट्रिल बना सकते हैं, और एक्रिलोनाइट्रिल का पॉलीमर होता है पॉलीएक्रिलोनाइट्रिल, जिसे आप लोग सिंथेटिक वूल के नाम से जानते हैं। सो इस चीज का मैच लगेगा सिंथेटिक वूल के साथ। अब तीसरा जो है एलडीपी, एलडीपी का मतलब होता है लो डेंसिटी पॉलीथिन। लो डेंसिटी पॉलीथीन जो है, देखो पॉलीथीन के दो वेराइटीज आप लोगों ने सीखा, एक एलडीपी, दूसरा एचडीपी। एचडीपी बोले तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन, जो बकेट्स, डस्टबिन, पैंस, चेयर्स एक्सेट्रा बनाने के लिए काम में आता है। लेकिन लो डेंसिटी पॉलीथीन को हम लोग रैपिंग मटेरियल, कैरी बैग्स, उसके बाद फ्लेक्सिबल पाइप्स कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड। सो इसका मैच लगेगा फ्लेक्सिबल पाइप के साथ। अब चौथी बात है ग्लिप्टल। अब आपको समझना होगा ग्लिप्टल क्या चीज है। ग्लिप्टल इज अ पॉलीमर ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल एंड थैलिक एसिड। थैलिक एसिड और इथिलीन ग्लाइकॉल, इन दो स्टार्टिंग मटेरियल से हम लोग ग्लिप्टल को बना सकते हैं, और उसका इस्तेमाल होता है पेंट्स में। सो प्रॉपर जो मैच होगा आपका इन चारों का इन चारों के साथ इस किस्म से होगा। फिर से एक बार देखिए, नियोप्रीन गैस्केट्स, एक्रोलीन सिंथेटिक वूल, एलडीपी फ्लेक्सिबल पाइप्स, ग्लिप्टल पेंट्स। इस प्रकार से आपको इस चीज का आंसर देखना है। और पॉलीमर्स में अमूमन क्वेश्चन जो है वो इंफॉर्मेटिव होते हैं। सो आप कितना लर्न करते हो, कितना ज्यादा उसको मेमोराइज करते हो, उस चीज पे सब कुछ निर्भर करेगा। अब नाउ टेक ए लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब हमारे पास रिएक्शन दी गई है, दिस इज ए कंपाउंड, इनफैक्ट अल्कोहल। अब इस अल्कोहल को एसिडिक मीडियम में हमें हीट करना है। जब एसिडिक मीडियम में जब आप हीट करेंगे इस कंपाउंड को, तो आपको एक प्रोडक्ट मिल गया जिसका नाम हमने दिया पी। मेजर प्रोडक्ट हम लोग कंसीडर अमूमन करते हैं। तो अब हमें पी को आइडेंटिफाई करना होगा। मैंने पहले भी बोला है, इस किस्म के रिएक्शंस छुड़ाते समय आपको मैकेनिज्म के ऊपर ध्यान देना होगा। देखिए स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे इसमें क्या क्या चेंजेस आए। तो सबसे पहले ये हमारा कंपाउंड है जिसको दिया गया है। सो दिस इज द गिवन कंपाउंड। अब हमें पता है ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर्स है, ये मिथिल ग्रुप्स यहाँ पे कनेक्टेड है। तो सबसे जो पहली स्टेप होगी वो होगी प्रोटोनेशन। देखो चोर हमेशा एटीएम मशीन में घुसेगा क्योंकि वहां पैसा है। चोर ऐसी जगह पे अटैक करेगा जहां पे पैसा है। तो H+ इलेक्ट्रोफाइल है,
Electrophiles prefer to attack electron rich area of the substrate. So definitely ये अटैक करेगा ऑक्सीजन के ऊपर. अब ये ऑक्सीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको एकोमोडेट करे. सो अगला आपको जो इंटरमीडिएट मिलेगा, वो जो इंटरमीडिएट होगा दैट इज लाइकली टू बी दिस. ये इंटरमीडिएट हम लोगों को मिलेगा. ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर खोया है, जिस वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया. लेकिन एक आध एटम के ऊपर, किसी भी स्पेसिस के ऊपर कोई भी चार्ज का आना अच्छी बात नहीं है अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ फिजिक्स. तो अब ये खुद को स्टेबिलाईज करने की कोशिश करेगा. कैसे? ये इलेक्ट्रॉन पेयर खींच लेगा खुद के तरफ, और यहाँ डिपार्चर होगा वाटर का, पानी निकल गया, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर आ गया, यानी हमें मिला कार्बोकटायन एज एन इंटरमीडिएट. अभी अभी जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया. अब आपको समझना होगा, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आप देख रहे हैं उसका नेचर है सेकेंडरी, और वो एडजेसेंट है इस कार्बन के जो क्वाटरनरी कार्बन है. तो यहाँ पे इसको अपॉर्चुनिटी है कि फिलहाल जो हमारे पास इंटरमीडिएट है उसको इवन ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होने की गुंजाइश यहाँ पे है. कैसे? बाय मिथिल शिफ्टिंग. तो यहाँ पे मिथिल शिफ्ट होगा, जिसे आप 1,2 मिथिल शिफ्ट कह सकते हैं. सो ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके मिथिल ग्रुप का अटैक इस कार्बन पे होगा ताकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ है. तो अब हमारा अगला जो इंटरमीडिएट होगा, जो कंपैरेटिवली मॉडिफाइड है, दैट इज लाइकली टू बी दिस. अब देखो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर आ गया मिथिल शिफ्टिंग के वजह से, यानी पहले हमारे पास 2 डिग्री कार्बोकटायन था, मिथिल शिफ्टिंग के बाद हमारे पास आ गया 3 डिग्री कार्बोकटायन. 3 डिग्री कार्बोकटायन इज बेटर देन 2 डिग्री कार्बोकटायन एज फॉर स्टेबिलिटी आर कंसर्न. अब आगे क्या होगा? अगले पड़ाव में फिर से न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा वाटर का. अब डेफिनेटली अटैक जो होगा वो यहाँ होगा. अटैक होने के बाद हम लोगों के पास अब जो अगला इंटरमीडिएट आएगा उसे हम लोग इस प्रकार से दिखा सकते हैं, ओ एच एच. अब देखो फिर से ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर यूज करा, इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ गया. आगे क्या होगा? डीप्रोटोनेशन, यानी H प्लस को ये रिमूव कर देगा ताकि हम लोगों को हमारा प्रोडक्ट मिल सके. अब देखें, आप लोगों को प्रोडक्ट के तौर पे मिलने वाली चीज ये होगी. दिस शुड बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, यानी आपका जो P है, यानी रिएक्शन का प्रोडक्ट ये होने वाला है. दिस शुड बी द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन. सो इन रिएक्शंस में, इस किस्म के रिएक्शंस में आपको मैकेनिज्म के साथ ही चलना होगा ताकि आंसर गलत ना हो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन रीजनिंग टाइप. अब असर्शन बोला गया है BHA इज एडेड टू बटर टू इंक्रीज शेल्फ लाइफ. BHA का मतलब होता है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोन. क्या मतलब है? ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोन. अब ये ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल क्या चीज है? इट इज यूज्ड एज एन एंटीऑक्सीडेंट. इसको हम लोग एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं ताकि खाने पीने के जो सामान है वो खराब ना हो. जैसे ऑयल बिकम्स रैंसिड ऑन एक्सपोजर टू द एटमॉस्फेरिक एयर. तो ऐसे वारदातों से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स फूड आइटम्स में ऐड करते हैं. अब इनका रोल क्या होता है? Antioxidants are highly reactive towards oxygen than the material they are protecting. यानी जिस चीज को खराब होने से बचाने के लिए हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करते हैं, उसके मुकाबले एंटीऑक्सीडेंट खुद ऑक्सीजन के साथ ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, यानी खुद सेक्रीफाई करते हैं रिएक्ट करके ताकि वो फूड आइटम बचा रहे. तो ये assertion जो है वो एग्जैक्टली राइट है, यानी BHA इज एडेड टू द बटर टू इंक्रीज शेल्फ लाइफ. ये बात सच है. अब रीजनिंग देखो, दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास है BHA रिएक्ट विद O2 मोर देन बटर. यस, अभी अभी हमने बोला. देखो सबसे पहली चीज ये याद रखो, BHA इज एंटी ऑक्सीडेंट. ये एंटीऑक्सीडेंट है, और ये खुद ऑक्सीजन के साथ अगर खुदा ना खास्ता, यानी मान के चलो फूड आइटम एक्सपोज हो जाते हैं, कहीं से एयर के कांटेक्ट में आ जाता है,
तो उस फूड को बचाने के लिए ये खुद सेक्रीफाई करेगा, यानी ये खुद उसके साथ रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, ताकि फूड आइटम बचा रहे। सो BHA एंटीऑक्सीडेंट है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोन। इसको हम लोग फूड आइटम्स में ऐड करते हैं, जैसे बटर यहाँ पे बोला गया है। और ये भी बात सच है कि BHA reacts with O2 more than butter. So both of the statements, that is assertion and region, are correct. दोनों के दोनों करेक्ट है, ये आपका आंसर होना चाहिए। नाउ टेक ए लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द लिस्ट। यहाँ पे हमें लिस्ट 1 में दिया गया है सबसे पहले एडियाबेटिक। अब आपको समझना होगा कि एडियाबेटिक क्या है, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में होता क्या है, नो हीट एंटर्स और लीव्स द सिस्टम। यानी जब प्रोसेस चालू रहती है तब अंदर की हीट यानी सराउंडिंग की हीट सिस्टम में नहीं आएगी और सिस्टम से हीट सराउंडिंग में नहीं जाएगी। सो हीट एक्सचेंज टोटली बंद हो जाएगा। इसलिए इसका मैच आप इसके साथ दिखाए, ए का क्यू के साथ, हीट एक्सचेंज इज 0। अब दूसरा जो प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है वो है आइसोथर्मल। देखो आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या, आइसो यानी सेम, थर्म यानी टेम्परेचर। सो प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 0। सो यहाँ पे देखो P डेल्टा T इज इक्वल टू 0 एग्जैक्टली। सो आइसोथर्मल का मैच बनेगा इसके साथ। अब तीसरा देखिए आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब होता है प्रोसेस इन विच वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो याद रखे चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, 0। और वॉल्यूम चेंज अगर 0 है तो हम बोल सकते हैं नो मैकेनिकल वर्क इज डन, यानी वर्क डन 0 होगा। ये याद रखो आइसोकोरिक प्रोसेस में। सो इसका मैच होगा इसके साथ। अब चौथा प्रोसेस है आइसोबैरिक। आइसोबैरिक प्रोसेस यानी ऐसा प्रोसेस जहां प्रेशर जो है सिस्टम का वो कांस्टेंट रहेगा। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो डेफिनेटली चेंज इन प्रेशर क्या होना चाहिए, 0। इसलिए इसका मैच बनेगा इसके साथ। सो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस है ये भी इंफॉर्मेटिव है। तो आपको अगर इन प्रोसेसेस के बारे में पता हो, एग्जैक्ट डेफिनेशंस इनके मालूम है, तो आप इजीली इसको मैच कर सकते हैं। नाउ टेक ए लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन दिया गया था इस शिफ्ट के अंदर। इसमें क्या कहा गया है, अ हाइड्रोकार्बन इज हैविंग मोलर मास 84 ग्राम पर मोल। देखिए 84 ग्राम per mole is the molar mass of the given hydrocarbon and 85.8% कार्बन बाय मास। देखो परसेंटेज कार्बन का उस कंपाउंड के अंदर कितना बताया गया है, 85.8। कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन द मॉलिक्यूल। यानी हमारे पास हाइड्रोकार्बन दिया नहीं है, खाली उसका मोलर मास दिया गया है 84 और कार्बन का परसेंटेज। अब याद रखना कार्बन का परसेंटेज अगर 85.8 है तो डेफिनेटली बचे कुचे परसेंट किसके होने चाहिए, हाइड्रोजन के। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को किस प्रकार से छुड़ाना चाहिए, टेक ए लुक। सो पहले हम देखेंगे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का परसेंटेज कैसे निकालोगे, 100 में से आपको कार्बन के परसेंटेज माइनस करने हैं। कार्बन का परसेंट क्या था, 85.8। so 100 minus 85.8 gives 14.2. so this should be the percentage of hydrogen। अब हाइड्रोजन के परसेंटेज निकल गए, यानी हम इसका सीधा मतलब ये होता है कि अगर 100 ग्राम 100 ग्राम्स ऑफ द कंपाउंड आप लेते हैं तो उस 100 ग्राम कंपाउंड के अंदर 14.2 ग्राम हाइड्रोजन आपके पास है बाय मास और 85.8% बाय मास ऑफ कार्बन उसमें प्रेजेंट है। अब यहाँ पे आपको सिंपल होल रेशियो निकालना होगा। सो फॉर कार्बन फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम कार्बन के लिए देखते हैं। कार्बन का परसेंटेज क्या था, 85.8। इसका मतलब क्या होता है कि 100 ग्राम कंपाउंड के अंदर 85.8 ग्राम कार्बन प्रेजेंट है। सो व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, 12। जब आप इसको छुड़ाएंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर आएगा 7।
अब वही यही चीज आपको हाइड्रोजन के लिए करना है, यू नीड टू डू द सेम फॉर हाइड्रोजन ऑल्सो। हाइड्रोजन का मास कितना परसेंटेज हमने निकाला 14.2, एटॉमिक मास 1, यानी आंसर अप्रोक्सीमेटली 14.2 आएगा। 14.2 बोले तो आप 14 कंसीडर कर सकते हैं। अब आपको सिंपल स्मॉल होल नंबर रेशो निकालना है, तो वो कैसे निकालोगे? अब देखो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों के अ, इसके कितने नंबर आए? 7, इसके 14, 14। तो छोटा जो नंबर है उससे दोनों को डिवाइड करना है, यानी डिवाइड बोथ बाय 7। ऐसा जब आप करो तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 आएगा। तो इससे आपको क्या पता चलता है? कार्बन इज टू हाइड्रोजन 1:2 रेशो में है, यानी आपको अभी आप मिल रहा इंपिरिकल फार्मूला। सो आपको मिलेगा इंपिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, वो होगा CH2। कैसे? 1:2, कार्बन 1 हाइड्रोजन 2। अब इंपिरिकल फार्मूला अगर CH2 है तो इंपिरिकल मास क्या होगा? सो इंपिरिकल मास क्या होना चाहिए? 12 + 2 यानी 14। 14 मस्ट बी द इंपिरिकल मास। अब आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको निकालने के लिए आपको n पता होना जरूरी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट n। n इज इक्वल टू व्हाट? इट इज द रेशियो ऑफ मोलर मास टू द इंपिरिकल मास, या इंपिरिकल फार्मूला मास भी कह सकते हो, इंपिरिकल फार्मूला मास या सिंपली इंपिरिकल मास। अब इसको जब आप करेंगे, मोलर मास कितना दिया गया है? 84। इंपिरिकल फार्मूला मास क्या निकला? 14, क्योंकि CH2। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? अप्रोक्सीमेटली यानी एग्जैक्टली 6। सो n की वैल्यू 6 निकली। Now we need to calculate molecular formula of the compound. अब molecular formula is equal to n into empirical formula। ये चीजें आपने 11th में सीखा होगा। सो empirical formula multiplied by n। सो n कितना है हमारा? 6 into CH2, अर्थात कार्बन कितने? 6, 6 टू 12, हाइड्रोजन 12। यानी आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो आएगा कंपाउंड का वो होगा C6H12। अगर C6H12 मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज इक्वल टू 12। सो 12 शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस को इस प्रकार से छुड़ाना चाहिए। इट वाज क्वाइट सिंपल। स्टूडेंट्स टेक ए लुक एट दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे असर्शन दिया हुआ है, अल्कली मेटल्स शो कैरेक्टरिस्टिक कलर इन रिड्यूसिंग फ्लेम, और रीजन दिया गया है दे कैन बी आइडेंटिफाइड बाय फ्लेम टेस्ट। अब इसमें एक चीज आपको समझना होगा, आर जो है रीजन, ये करेक्ट है, आर इज करेक्ट, क्योंकि हम लोग अल्कली मेटल को फ्लेम टेस्ट से पहचान सकते हैं। उसको जब आप जलाओ तो ग्रीन एज फ्लेम देखे वो जलते हैं। दैट्स व्हाई दिस कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द फ्लेम टेस्ट फॉर श्योर। यानी रीजन ये जो है ये राइट है, दिस इज करेक्ट। अब बात है पहले स्टेटमेंट की, असर्शन की, जिसमें यहाँ पे दिया गया है अल्कली मेटल शो कैरेक्टरिस्टिक कलर इन रिड्यूसिंग फ्लेम। ये रिड्यूसिंग वर्ड गलत है, याद रखे फ्लेम मस्ट बी ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ही कलर टेस्ट देंगे अल्कली मेटल्स, ये आपको याद रखना है। सो करेक्ट स्टेटमेंट कैसा हुआ रहता? रिड्यूसिंग के जगह अगर ऑक्सीडाइजिंग दिया रहता तो दिस वुड बी करेक्ट वन, लेकिन फिलहाल ये इनकरेक्ट है, क्योंकि रिड्यूसिंग फ्लेम में कलर क्या बोलते हैं उसको, टेस्ट अल्कली मेटल नहीं देंगे। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि असर्शन इज इनकरेक्ट, ये गलत है। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होना चाहिए था। नाउ टेक ए लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज सो सिंपल। यहाँ पे पूछा गया है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स इज आर कंसिडर्ड एज एक्सियल ऑर्बिटल्स। देखो एक्सियल ऑर्बिटल बोले तो ऐसा हर ऑर्बिटल जो एक्सिस के ऊपर आएगा।
अब जैसे यहाँ पे देखिए ऑर्बिटल्स की लिस्ट यहाँ पे दी गई है। अब यहाँ से हमें काउंट करना होगा कि कितने ऑर्बिटल्स एक्सियल ऑर्बिटल्स कहलाएंगे। जैसे पहला px, px हम किसको बोलते हैं? ऐसा ऑर्बिटल जो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। p ऑर्बिटल इज डबल शेप, वो पूरा का पूरा एक्स एक्स एक्सिस के ऊपर आता है, इसलिए उसका नाम px यानी ए एक्सियल है। py, py बोले तो y एक्सिस पे जो लाई करेगा वो। pz, pz बोले तो जो z एक्सिस के ऊपर लाई करेगा वो। इसका सीधा मतलब px, py, pz ये तीनों भी एक्सियल ऑर्बिटल्स है। अब नेक्स्ट ऑर्बिटल क्या था? dxy, dxy का मतलब होता है, देखो d ऑर्बिटल इज डबल डबल, x और y एक्सिस के बीच में उसके लोब्स लाई करेंगे, इसका मतलब ये एक्सियल नहीं है। अब देखो ये एक्सियल है, ये एक्सियल है, ये भी है, ये नहीं है, दिस इज नॉट एक्सियल। डी वाई जेड, डी वाई जेड का मतलब y और z एक्सिस के बीच में इसके लोब्स लाई करेगी, इसका मतलब एक्सिस के ऊपर नहीं आएगा, यानी ये भी एक्सियल नहीं है। डी जेड एक्स, डी जेड एक्स का मतलब होता है x और z एक्सिस के बीच में इसके लोब्स लाई करेंगे, इसका मतलब ये भी एक्सियल नहीं है। अब बात करते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो ऑर्बिटल है, इसमें होता क्या है कि जो डबल डंबल होते हैं डी ऑर्बिटल के, उसमें से एक एक्स एक्सिस के ऊपर और दूसरा वाई एक्सिस के ऊपर लाई करता है, इसका मतलब ये एक्सियल ऑर्बिटल है। और डी जेड स्क्वायर ये जो है, ये ऑर्बिटल एंटायरली जेड एक्सिस के ऊपर लाई करता है, यानी ये भी एक्सियल हुआ। तो अब हम काउंट करेंगे कि कितने ऑर्बिटल्स हमारे एक्सियल है। 1 2 3 4 5, तो आपका आंसर आना चाहिए 5। यानी यहाँ पे जितने भी ऑर्बिटल्स दिए गए हैं उनमें से 5 ऑर्बिटल्स जो है वो एक्सियल ऑर्बिटल्स कहलाएंगे। अब टेक ए लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग सेल। सेल क्या दिया हुआ है देखें। पीटी सिंगल वर्टिकल लाइन H2 एट 1 बार प्रेशर, सिंगल वर्टिकल लाइन H प्लस एट 1 मोलर, डबल वर्टिकल लाइन M3 प्लस, सिंगल वर्टिकल लाइन M प्लस। If the value of concentration of M3 plus divided by concentration of M plus is 10 to the power x, then find the value of x। हमें x की वैल्यू निकालना है। यहाँ पे डेटा गिवन है कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ दिस इज इक्वल टू 2 वोल्ट एंड पोटेंशियल ऑफ सेल इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट। अब देखो ये टिपिकल नर्स्ट इक्वेशन वाला क्वेश्चन है। अब आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि यहाँ पे एनोड का जो काम है वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कर रहा है SHE, और जो दूसरा इलेक्ट्रोड है वो कैथोड का काम कर रहा है। अब आपको समझने की आवश्यकता होगी कि सबसे पहले इस सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकाला जाए। सो ऐसे क्वेश्चंस छुड़ाते समय फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल विच इज जस्ट इक्वल टू स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब आपको एक चीज मालूम है, यहाँ पे स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ कैथोड दिया हुआ है कितना 2 वोल्ट, और एनोड कौन है? हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसका 0 होता है। सो यहाँ पे क्या वैल्यू निकला? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू 2 वोल्ट। सो 2 वोल्ट मस्ट बी द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ द गिवन सेल। अब हमें नर्स्ट इक्वेशन के तरफ रुख करना है। So we know very well that according to Nernst equation, potential of cell is equal to standard cell potential minus 0.059, जिसको आप 0.06 कह सकते हो, अपॉन n log base 10 concentration of product by reactant। अब डेफिनेटली प्रोडक्ट होगा M3 प्लस और रिएक्टेंट साइड में होगा M प्लस, ये चीज होगा। और याद रहे कितने इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर हो रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे वैल्यूज को आप सब्स्टिट्यूट अगर करते हो तो आपको यहाँ पे बहुत कुछ मिल सकता है, जैसे कि पोटेंशियल ऑफ सेल गिवन इज 1.1, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल 2 निकला, माइनस 0.06 डिवाइडेड बाय 2, उसके बाद लॉग ऑफ concentration of M3 plus divided by concentration of M plus।
अब इसको हम सॉल्व करेंगे फर्दर, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, 1.1 इज इक्वल टू 2 माइनस इसको डिवाइड कर देते हैं, सो 0.03, सो लॉग ऑफ concentration of M3 plus divided by concentration of M। अब देखो इसको फर्दर किस अंदाज से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको इधर शिफ्ट करते हैं पूरा, और इसको इधर शिफ्ट करते हैं, तो ऐसा करने से आपको क्या मिलेगा, यू विल सर्टनली हैव कि 0.03 log base 10 concentration of M3 plus divided by concentration of M plus is equal to 2 minus 1.1 is equal to 0.9। ये हमारा कैलकुलेशन आ गया। अब हमें आगे चल के इसको शिफ्ट करना है, ताकि हमारे पास बचे क्या, log base 10 concentration of M3 plus divided by concentration of M plus, और दोनों तरफ जब आप एंटी लॉग लोगे तो आपके पास आएगा concentration of M3 plus divided by concentration of M plus, और इस चीज का आंसर निकलेगा 10 to the power 30। कैसे किया आपने, इसको शिफ्ट किए इधर, शिफ्ट करने के बाद दिस डिवाइडेड बाय दिस, फिर बाद में एंटी लॉग लिए दोनों तरफ, एंटी लॉग लेने के बाद ये जो बचा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M3 प्लस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M प्लस, इसका आंसर आपको आएगा 10 टू द पावर 30। और हमें दिया गया था कि इसकी वैल्यू 10 टू द पावर x है, आई मीन विच इज जस्ट इक्वल टू 10 टू द पावर x। अगर ऐसा है तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 30। सो दिस शुड बी the correct answer for this question। सो नर्स्ट इक्वेशन वाले क्वेश्चन छुड़ाते समय n की वैल्यू, n कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, वो आपको सबसे पहले समझना होगा। दूसरा सेल रिएक्शन समझनी होगी, और ऑफ कोर्स सेल नोटेशन काफी अच्छे से आपको आना होगा। सो होपफुली आप लोग समझ सकेंगे कि ये शिफ्ट में क्या हुआ, इस प्रकार से आपको छुड़ाना था। आगे के एग्जाम्स के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।